आउटसाइड एक फिलिपिनो ज़ॉम्बी हॉरर ड्रामा है जिसके अंदर हमें एक 4 लोगों की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें फ्रांसिस, आयरिस, जॉश और लूकास फ्रांसिस के पुराने घर पहुंचते हैं जो एक शांत गांव में था। उनकी खून से बड़ी गाड़ी और उनके गंदे कपड़े ये साफ दिखा रहे थे कि जिंदा रहने के लिए उन्होंने बहुत कुछ झेला है। फ्रांसिस हिम्मत करके घर के अंदर जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पापा ने ज़ॉम्बी के काटने के बाद खुदकुशी कर ली थी। फ्रांसिस ने अपने पापा के हाथ से उनकी मनपसंद घड़ी निकाल ली। जब वो कमरे से बाहर आया उसने अपनी माँ को देखा। वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी लेकिन बहुत कमजोर थी और चल नहीं पा रही थी। फ्रांसिस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी माँ को मारना पड़ा। फ्रांसिस ने डिसाइड किया कि उनका पुराना घर अब उनका नया आसरा बनेगा और वो यहीं रहेंगे जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। लेकिन इस घर के अपने राज थे जो फ्रांसिस के बचपन से जुड़े हुए थे। फ्रांसिस ने अपने परिवार को घर में सुकून महसूस करवाने की कोशिश की, लेकिन आयरिस के लिए ये इतना आसान नहीं था। उसे पता था कि फ्रांसिस को बचपन में उसके पापा ने अब्यूज किया था और उस घर से उसकी बुरी यादें जुड़ी हुई थीं। लेकिन फ्रांसिस के लिए जो लोग उसके साथ बुरा करते थे वो सब मर चुके थे, इसीलिए उसके हिसाब से अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे खुश थे क्योंकि उनके पास साफ पानी का सप्लाई और चीनी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन डिनर के वक्त जॉश ने बताया कि उसके ज्यादातर दोस्त कैंप की तरफ जा रहे हैं और उन्हें भी वही करना चाहिए। फ्रांसिस को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उसे डर था कि उन्हें वापस अटैक किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांसिस और आयरिस के खराब रिश्ते का असर भी उनके डिसीजंस पर पड़ रहा था। आयरिस फ्रांसिस को छोड़ना चाहती थी जब ये ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन फ्रांसिस ने पूरी ज़ॉम्बी सिचुएशन के दौरान अपने आप को एक काबिल पति और जिम्मेदार पिता साबित किया था। इसीलिए आयरिस ने उसको एक और मौका देने का सोचा। उसने उसको समझाया कि ये जरूरी है कि वो बाहर जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करे क्योंकि उनके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। अगली सुबह उनका परिवार कैंप की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन फ्रांसिस को गाड़ी रोकनी पड़ी जब उसको सड़क पर लाशों और गाड़ियों का ढेर नजर आया। लेकिन आयरिस ने हार नहीं मानी। वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली और रास्ता साफ करने लगी और अचानक से ज़ॉम्बीज़ उस आवाज और स्मेल पर रिएक्ट करने लगे। फ्रांसिस ने जल्दी से आयरिस को बचाया, लेकिन उन्हें अपनी गाड़ी छोड़कर जान बचाने भागना पड़ा। फ्रांसिस बाद में वापस ब्रिज पर गया अपनी गाड़ी लेने के लिए, लेकिन उसने उनका इरादा बदल दिया। उसने सोचा कि जब तक उनके पास गाड़ी होगी उसका परिवार उन पर दबाव डालता रहेगा कैंप के लिए रवाना होने के लिए। फ्रांसिस को लगा कि जैसे ही वो कैंप पहुंचेंगे या जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी आयरिस उसे छोड़ देगी और ये उसकी लास्ट कोशिश थी अपना परिवार साथ रखने की। आयरिस का फ्रांसिस के बड़े भाई डिएगो के साथ चक्कर चल रहा था। जब जॉश ने मेंशन किया कि उसने अपनी माँ और अंकल को बात करते हुए सुना था कि वो लोग उत्तर की तरफ जाना चाहते हैं, फ्रांसिस समझ गया। उसे लगा कि अगर वो लोग उत्तर की तरफ गए तो उनका परिवार टूट जाएगा और वो सबको कंट्रोल करने के लिए और भी डेस्परेट हो गया। बिना जाने ही फ्रांसिस अपने पापा जैसा बन गया। उसे लगने लगा था कि बाहर की दुनिया सिर्फ उन्हें बर्बाद कर देगी। वो सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका था, घर के अंदर बंद रहना। वो लोग उससे डर रहे थे और घर के अंदर हमेशा रह रहकर वो परेशान हो गए थे। उनका मन था कि वो बाहर के लोगों से मिलें, लेकिन फ्रांसिस ये इंश्योर कर रहा था कि उनकी कोशिश हमेशा नाकाम रहे। उसे लगता था कि परिवार का हेड होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है कि उन्हें कैसे इस क्राइसिस से बाहर निकाले। फ्रांसिस अपने पापा के टॉर्चर के तरीकों को फॉलो करने लगता है, अपने परिवार को बंद रखने लगा और अगर वो उसकी बात से इनकार करते तो उन्हें सजा देने लगा। जब जॉश ने उसके कैंप के लिए निकलने के लिए मनाने के लिए कोशिश की तो फ्रांसिस ने उसके हाथ में बंदूक थमा दी और उसे डरा दिया। उसने जॉश को बार बार चीख चीख कर बोला कि वो टारगेट पर गोली चलाए, लेकिन फ्रांसिस को आइडिया नहीं था कि उसने खुद के लिए प्रॉब्लम बुला ली थी। गोलियों की आवाज से ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। परिवार ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और आयरिस ने फ्रांसिस से सॉल्यूशन मांगने की रिक्वेस्ट की, लेकिन फ्रांसिस ने हार मान ली। खुशकिस्मती से डिएगो वहां आसपास था। उसने ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट किया और उनसे लड़ा। ये घटना फ्रांसिस के लिए एक सबक होना चाहिए था। ये साफ था कि वो घर में सेफ नहीं थे और उन्हें वो घर छोड़ना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन जब वो नदी के किनारे डिएगो से मिला, उसका भाई समझने लगा कि वो अपने माँ बाप से लास्ट टाइम मिलने आया है। डिएगो की बीवी और बेटा इन्फेक्टेड हो गए थे और वो सेफ कैंप जा रहे थे। डिएगो का अपने माँ बाप के साथ रिलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। फ्रांसिस ने उसे गोल्डन बॉय बोला, इस बात का इशारा देते हुए कि हमेशा से ही उसका डिएगो से कंपैरिजन होता रहा और उसके माँ बाप को उम्मीद थी कि डिएगो हमेशा बेहतरीन काम करेगा। डिएगो ने फ्रांसिस को कहा कि वो अपने परिवार के साथ कैंप शिफ्ट हो जाएं, इस जगह के लोग ऑलरेडी मर चुके थे और उनके पास खाने पीने के लिए ये चीजें भी खत्म हो रही थीं। ज्यादा दिन वहाँ टिकना मुश्किल था। डिएगो ने क्लैरिफाई किया कि वो घर अपने माँ बाप से मिलने नहीं बल्कि फ्रांसिस की मदद करने आया था। उसे अपनी गलतियों का एहसास था और उसने सोचा कि उसका भाई उसे अपनी मदद करने देगा, लेकिन फ्रांसिस ने डिएगो को अपने परिवार के पास जाने से भी मना कर दिया। उसने उस पर बंदूक तान दी और उसको वहाँ से जाने को बोला। जाने से पहले डिएगो ने उसको कैंप का नक्शा दिया। फ्रांसिस का पहला इंस्टिंक्ट था कि वो उस नक्शे को जला देगा, लेकिन आखिर में उसने उस मैप को अपने पास रखने का फैसला किया। एक टीनेजर होने के नाते जोश अपनी सोशल लाइफ को मिस कर रहा था।
वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकता था, उसके अपने दोस्तों से कांटेक्ट खत्म हो गए थे और उसका पापा हमेशा उस पर नाराज रहता था। जितना वो जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार था, उसका मन था कि वो ऐसे ही जी भी सके और वो घर की चार दीवारों के अंदर बंद रहकर नहीं हो सकता। जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे जॉश और आयरिस को समझ आया कि ज़ॉम्बीज़ कमजोर हो रहे थे। अब वो उनसे आसानी से भाग सकते थे और उन्हें मार भी सकते थे। फ्रांसिस ने तब डर के मारे रिएक्ट किया जब उसने आयरिस को लूकस से कहते सुना कि जल्द ही वो फिर से घर के बाहर निकल पाएंगे। तो फ्रांसिस ने गन्ने के खेत में जाकर ज़ॉम्बी को मार दिया, जो वैसे भी कमजोर था, ताकि वो अपने परिवार को ये दिखा सके कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जब जॉश लूकस को ढूंढते हुए फ्रांसिस के कमरे में गया, उसने अपने पापा की चीजों में वो मैप देखा। उस शाम फ्रांसिस ने सितंबर में क्रिसमस सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया और जब उसने अपने बच्चों से पूछा कि उन्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, तो जॉश ने बिना सोचे समझे उस मैप की मांग की। फ्रांसिस ने प्रिटेंड किया कि उससे पता ही नहीं था कि जॉश किस बारे में बात कर रहा है और उसने वादा किया कि वो अगले क्रिसमस पर अपने बेटे को एक मैप गिफ्ट में देगा। फ्रांसिस ने कहा कि उसको क्रिसमस के लिए सिर्फ एक और बच्चा चाहिए, आयरिस से। आयरिस इस बात से हिल गई। उसने फ्रांसिस को याद दिलाया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो लगातार खतरे में है, लेकिन फ्रांसिस के लिए ये वजह काफी नहीं थी। वो आयरिस से इतना डिसअपॉइंट था कि उसने अपने बच्चों को ये बताने का डिसाइड किया कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर जाना चाहती थी। आयरिस ने जॉश और लूकस से रिक्वेस्ट की कि वो अपने पापा की बात ना माने। वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपने बच्चों से नफरत थी, बल्कि क्योंकि वो फ्रांसिस के साथ खुश नहीं थी। आयरिस को ये उम्मीद नहीं थी कि फ्रांसिस इतना नीचे गिर सकता है। फ्रांसिस को यकीन था कि आयरिस सिर्फ डिएगो को ढूंढने के लिए और उससे दूर भागने के लिए जाना चाहती है। जब फ्रांसिस ने आयरिस पर दबाव बढ़ाया कि वो बच्चों को उस आदमी के बारे में बताए जिससे उसका अफेयर था, तो आयरिस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने फ्रांसिस को याद दिलाया कि वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी और यही वजह काफी है। उनके झगड़े के दौरान फ्रांसिस ने जॉश को कुछ गालियां दी, जो ये कंफर्म कर रहा था कि वो फ्रांसिस का बेटा नहीं था और यही वजह थी कि उसने जॉश को कभी पसंद नहीं किया था। उस रात जॉश अपने माँ के कमरे में गया और उसने उससे कहा कि वो जा रहा है। आयरिस उसे बताना चाहती थी कि वो डिएगो का बेटा है, लेकिन जॉश को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी। उसने रिस्क लेना चाहा यह जानने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और वो घर की चार दीवारों के अंदर बंद रहकर नहीं जी सकता था। आयरिस ने उसे नहीं रोका और जॉश चला गया। उस रात एक अजनबी फ्रांसिस के घर में मदद मांगने आया। पता चला डिएगो ने उसे भेजा था जब उनकी टीम पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया था। आयरिस ये सुनकर हैरान थी कि डिएगो अब तक जिंदा था जब उस अजनबी ने उसको लास्ट टाइम देखा था, क्योंकि फ्रांसिस ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो ज़ॉम्बी से फ्रांसिस और उसके परिवार को बचाते हुए मर गया था। जब फ्रांसिस उस अजनबी की मदद करने के खिलाफ था, तो आयरिस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसका घाव साफ किया। फ्रांसिस ने उसे बेसमेंट में सोने दिया क्योंकि उसे लगा कि वो आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है। अगली सुबह जब फ्रांसिस को पता चला कि जॉश चला गया है, तो उसका गुस्सा उस आदमी पर निकला। फ्रांसिस ने उस अजनबी को हथौड़े से मार दिया और आयरिस और लूकस को बेसमेंट में कैद कर दिया। उसे डर था कि वो भी उसको छोड़कर चले जाएंगे। जैसे जॉश चला गया, उसने उस अजनबी को दोषी माना जो उनको एक नई उम्मीद दिखाने आया था, इसलिए उसने सोचा कि उस आदमी को मार देना ही सही होगा। फ्रांसिस पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने कुत्ते को मारा और अपनी बीवी और बेटी को उसका मांस खिलाने की कोशिश की। अब फ्रांसिस वो आदमी नहीं रहा था जिससे आयरिस जानती थी। आयरिस और लूकस ने फ्रांसिस को बेसमेंट में बंद करके भागने का प्लान बनाया और वो लोग भागने में सफल रहे। फिल्म के एंड में जब आयरिस और लूकस जब उस घर को छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने डिएगो को रास्ते में देखा। वो ज़ॉम्बी बन चुका था और आयरिस को उसके हाल पर बहुत दुख हुआ। उसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत पावरफुल था। जब तक उसने डिएगो को रोका, तब तक फ्रांसिस बेसमेंट से निकल गया और उसने डिएगो को मार मार के उसका सर कुचल दिया। फ्रांसिस को लगा कि आयरिस उसका परिवार तोड़ने की जिम्मेदार थी और वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी लूकस की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि लूकस को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। जब आयरिस ने हिम्मत दिखाई और एक सोल्यूशन सोचा, फ्रांसिस सहमा हुआ कोने में बैठकर देख रहा था। वो हमेशा से एक वीक और इनसिक्योर आदमी था और जब भी उस पर मुश्किलें आई, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। आयरिस एक नर्स थी और उसने अपने नॉलेज से लूकस को वायरस से बचाने के लिए उसका हाथ काट दिया। छोटे बच्चे ने दर्द को सह लिया और जिंदा रहा। आयरिस ने फ्रांसिस से रिक्वेस्ट की कि वो मदद ढूंढने के लिए निकले ताकि लूकस को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। वो ब्रिज पर पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात जॉश से हुई। जॉश के हाथ में बंदूक थी और फ्रांसिस के कुछ बोलने से पहले उसने गोली चला दी। जॉश को अपने पापा को मारने में दुख हुआ, लेकिन उसको पता था कि उसका परिवार तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक फ्रांसिस जिंदा है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले फ्रांसिस ने जॉश को अपना बेटा कहा, यह दिखाते हुए कि उसने जॉश से कभी नफरत नहीं की थी। वो घर फ्रांसिस के बचपन की यादें और उसका दर्द ही था जिसने उसे इतना खराब इंसान बना दिया था। आयरिस और लूकस ने उम्मीद खो दी थी, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी की रोशनी देखी जो उनकी तरफ आ रही थी, उन्हें पता था कि मदद आ गई है। अब बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आयरिस, लूकस और जॉश को मदद मिली हो और वो कैंप तक पहुंच गए हों। और इसी के साथ द आउटसाइड मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको द आउटसाइड मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।